जी हाँ दोस्तों, क्या आप लोग भी आज से यानी 24 फरवरी से देने जा रहे हैं 9th की परीक्षा साइंस का। तो दोस्तों हाजिर हो गया हूँ मैं आप लोग को साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने सारे ऑब्जेक्टिव बताऊंगा आपके एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन लड़ जाएंगे। इसलिए आप लोग एग्जाम जाने से पहले एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य का SI मात्रक यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, एकदम आसान सवाल। कार्य का SI मात्रक कौन होता है? आपके ऑप्शन है वाट, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जूल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कार्य का यानी वर्क का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है, सिंबल जे होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल 2 नंबर का, यहाँ पे सिंपली आप लोग देख सकते हैं, यदि 2500 जूल कार्य में किसी मशीन को 5 सेकंड समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी। जी दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग न्यूमेरिकल पढ़े होंगे अपने क्लास 9 के एग्जाम में से पहले, अगर आप लोग जहाँ कोचिंग जाते होंगे वहाँ पे सिंपली आपको एक न्यूमेरिकल पढ़ाया जाता होगा, तो सिंपली उसी फॉर्मूला पे ये सवाल बन जाएगा। तो ये सवाल अधिकतर बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे ही डाल दिया ताकि आप लोग इसका आंसर ही रट लो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर कोई भी जो है 2500 जूल कार्य किसी मशीन को 5 सेकंड में समय लगता है तो इसकी शक्ति क्या होगी? वर्क पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 किलोवाट। ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे 3 नंबर का, सिंपली आप लोग देख सकते हैं 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। जी दोस्तों, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? आपके ऑप्शन है 100 वाट, ऑप्शन बी 1000 वाट, ऑप्शन सी है 10 वाट और ऑप्शन डी है 10,000 वाट। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1000 वाट। अगर 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट होता है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर का, यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगने से वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होती है, तो कार्य का मान क्या होगा? दोस्तों फिर से न्यूमेरिकल आ गया, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक अगर समझाने लगेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा? इसका 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 जूल। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल 5 नंबर का, यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं आवर्ती तथा आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है। तो इसका डायरेक्ट आप लोग आंसर याद रखिए, 1 होता है। आवर्ती और आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है? 1 होता है। आवर्ती और आवर्तकाल का गुणनफल 1 होता है। ये रिपीट मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को सुन के याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर का दिया हुआ है कि किसी सभा भवन में जो ध्वनि निर्बंध बारंबार परावर्तनों के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है अनुरणन, ऑप्शन बी अवश्रव्य तरंग और ऑप्शन डी है तीव्रता और ऑप्शन डी है पराध्वनि। दोस्तों 6 का राइट आंसर अनुरणन ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल 7 नंबर का, यहाँ पे देख सकते हैं हवा में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? हवा में जो जो ध्वनि का तरंग होता है, आप लोगों को पता है कि तरंग कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के यहाँ पे देख सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। तो लेकिन दोस्तों उसमें पूछ रहा है कि हवा में जो ध्वनि तरंग होती है वह किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो हवा में ध्वनि का तरंग होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर का देख सकते हैं कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जी दोस्तों, जड़त्व का नियम आप लोग पढ़े होंगे, तो बोल रहा है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। आपके ऑप्शन है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रथम को। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे 9 नंबर का दिया हुआ है कि चंद्रमा पर, जी दोस्तों 9 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के लगभग होता है। यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रमा पर, जैसे मैं अभी पृथ्वी पर मान लो, अब मैं चंद्रमा पे चले जाऊँ तो मेरा वजन क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है बराबर, ऑप्शन बी है आधा, ऑप्शन सी है चौथाई, ऑप्शन डी 6वां भाग। तो दोस्तों राइट आंसर 6वां भाग ही हो जाएगा। तो मेरा जो अभी वजन है वो मेरा 6वां भाग चंद्रमा पे मेरा वजन होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर का दिया हुआ कि यदि किसी वस्तु का भार 98 न्यूटन हो तो द्रव्यमान होगा। जी हाँ दोस्तों, द्रव्यमान और भार में आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका डायरेक्ट आंसर बी होगा 10 kg। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं 11 नंबर का दिया हुआ है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह को श्रोता से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आवाज़ सुनाई देने के लिए
जो सतह से हमारी आवाज़, जी हाँ दोस्तों, हमको सुनाई कब देती है, जब कोई आवाज़ हम जब बोलते हैं वो टकरा के वापस आती है तब हमको अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हमें सुनाई नहीं देगी। तो वही पूछ रहा है कि सतह कितना दूर होना चाहिए ताकि हमको सुनाई दे। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों ऑप्शन ए है 17.2 मीटर, ऑप्शन बी है 34.4 मीटर, ऑप्शन सी है 20 मीटर, ऑप्शन डी है 40 मीटर। दोस्तों 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा 17.2 मीटर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ 12 नंबर का बोल रहा है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अवश्रव्य, ऑप्शन बी है श्रव्य, ऑप्शन सी पराश्रव्य और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी श्रव्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ 13 नंबर का बोल रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी पर कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण को जी से शो करते हैं, जैसे त्वरण को ए से और तो इसी तरह गुरुत्वीय त्वरण को जी से हम लोग सिंबल करते हैं। तो इसका बोल रहा है कि पृथ्वी पर इसका कितना मान होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे दो मत समझिएगा, पावर में इस यहाँ पे मोबाइल में लिखाता नहीं है, सिंपली ये समझिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं 14 नंबर का कि एक मोल में कणों की संख्या क्या होती है। आप लोग ये केमिस्ट्री में पढ़े होंगे और साइंस में भी इसका काम है। तो सिंपली बोलता है एक मोल में कणों की संख्या क्या होती है। यहाँ पे दोस्तों स्टार जो लगा हुआ है समझिए ये 10 पे पावर है। ठीक है, 10 पे पावर 23, 10 पे पावर 24 इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे पावर नहीं लिखा रहा था इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। यहाँ पे 10 पे पावर 22 है और 10 पे पावर यहाँ पे फिर से 22 है। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आपके ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻24 और यहाँ पे सी है 5.5 इंटू 10⁻22 और ऑप्शन डी 5.6 इंटू 10⁻22। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर क्या होगा पता है, ऑप्शन ए 6.022 गुना 10 पे पावर 23। एक मोल में कणों की संख्या इतनी ही होती है। आप लोग इसको रट लो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ कि मैंने जितने क्वेश्चन आपको बताना है वो सारे के सारे आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग सारे वीडियोस पूरा देख लेना, पूरा देखना, पूरा देखना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे 15 नंबर का है कि कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होगा। जब दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी CaOH2, यहाँ पे ऑप्शन सी CaSO4, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CO3 कार्बोनेट। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं भाई इलेक्ट्रॉन में होता है। जी हाँ, एकदम बच्चा वाला सवाल, एकदम बच्चा वाला सवाल। कौन नहीं जानता भाई इलेक्ट्रॉन पे जो माइनस भार होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन में क्या होता है तो माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगला सवाल। चलते हमारा अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं 17 नंबर का क्या बोल रहा है कि एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है। ऑप्शन ए 1, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे 2 है, ऑप्शन सी 3 है, ऑप्शन डी 4 है। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा 3। जी हाँ दोस्तों 3। एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या होती है, 3 होती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे देख सकते दिया हुआ कि समस्थानिकों के भौतिक गुण होते हैं। ऑप्शन ए एक समान, ऑप्शन बी अलग अलग, ऑप्शन सी अपवर्तित और ऑप्शन डी कोई नहीं। दोस्तों 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी अलग अलग समस्थानिकों की। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे 19 नंबर का, यहाँ पे फिर से देख सकते हैं यहाँ पे स्टार लगवा है तो इसका मतलब होगा Cl-। यहाँ दोस्तों Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। दोस्तों 19 का राइट आंसर भी हो जाएगा 8। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर का क्या बोल रहा है देख सकते हैं सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से क्या है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा 281। ठीक है, 281। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर का बोल रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पे नुकसान पहुंचाता है किसको। ऑप्शन ए ओजोन परत को, ऑप्शन बी CO2 को, ऑप्शन बी CH4 को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ओजोन परत को। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। हमारा अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं 22 नंबर का है कि ओजोन गैस क्या होता है। तो एकदम राइट आंसर विषैला होता है, विषैला। ठीक है, चलिए अगले सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल यहाँ पे देख सकते दिया हुआ है कि निम्न में से, जी दोस्तों निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है। जी दोस्तों ग्रीन हाउस गैस का यहाँ पे आपको फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस का क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, CO2 भी होता है और CH4 भी होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर का है कि बहती हुई हवा को कहते हैं पवन। जी दोस्तों वायु नहीं कहते हैं, यहाँ पवन कहते हैं। जो हवा बह रही होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पवन। हवा को क्या कहते हैं, पवन। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
हमारा अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, द्रव्यमान संख्या योग है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, पी प्लस एन, ऑप्शन बी ई प्लस एन, ऑप्शन सी पी माइनस एन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पी प्लस एन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के भार को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो उसको होता है द्रव्यमान संख्या, पता चलता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं 26 नंबर का दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। थॉमसन ने। डायरेक्ट ये सब बात याद रखो, इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, ये सारी चीजें। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो थॉमसन ने की। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे 27 नंबर का दिया हुआ है कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट और ऑप्शन डी केंद्रक झिल्ली। दोस्तों 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे देख सकते दिया हुआ 28 नंबर का, आप लोग देख सकते हैं, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोशिका रस, ऑप्शन बी मैट्रिक्स, ऑप्शन सी केंद्रक द्रव्य और ऑप्शन डी स्ट्रोमा। दोस्तों 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी केंद्रक द्रव्य उसको कहते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हो 29 नंबर का दिया हुआ है कि किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? किसके द्वारा? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन डी जाइलम और फ्लोएम दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा जाइलम के द्वारा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं 30 नंबर का दिया हुआ है कि मृदु उत्तक एक प्रकार का है। ऑप्शन ए सरल उत्तक, ऑप्शन बी जटिल उत्तक, ऑप्शन सी विभज्योतक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा जटिल उत्तक। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं 31 नंबर का बोल रहा है कि रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत क्या होता है? तो दोस्तों 31 का ऑप्शन है 55, यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 90%। जी दोस्तों 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 90 90। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे 32 नंबर का बोल रहा है कि रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। ऑप्शन ए लाल रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन बी थ्रोमोसाइट्स, ऑप्शन बी श्वेत रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। दोस्तों 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा थ्रोमोसाइट्स। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं 33 नंबर का दिया हुआ है कि मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा और ऑप्शन डी प्रोटिस्टा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कवक। मशरूम एक कवक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं 33 नंबर का दिया हुआ है, 34 नंबर, सॉरी फ्रेंड्स 34 नंबर, इनमें से कौन पुष्पीय पौधे हैं? ऑप्शन ए मास, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म और ऑप्शन डी लाइकेन। दोस्तों 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी एंजियोस्पर्म। ठीक फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल 35 नंबर का क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्तीय प्राणी है? शीत रक्तीय। ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी मनुष्य। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मेढक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे सिंपली आप लोग देख सकते दिया हुआ है कि ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए तीव्र, ऑप्शन बी चिरकालिक, ऑप्शन सी रोग लक्षण और ऑप्शन डी रोग चिन्ह। तो दोस्तों 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा चिरकालिक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल 37 नंबर का क्या बोल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एड्स का क्या कारण होता है? तो ऑप्शन ए फजाई, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी HIV, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा HIV। एड्स का कारण क्या होता है? तो HIV होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं 38 नंबर, उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग किस समय, यहाँ पे देख सकते हैं उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग किस तरह की समस्या को पैदा करता है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी खरपतवार और ऑप्शन डी पीड़कों की। दोस्तों 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा जल प्रदूषण। उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल जो है जल प्रदूषण, यहाँ पे देख सकते हैं जल प्रदूषण पैदा करता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल यहाँ पे 39 नंबर का दिया हुआ है कि सुरक्षित भंडारण हेतु खदानों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 14% से कम, ऑप्शन बी 16 से 20%, ऑप्शन सी 21 से 25% और ऑप्शन डी 25% से अधिक। दोस्तों 39 का राइट आंसर ये हो जाएगा 14% से कम। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल और लास्ट सवाल, जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल है और इतने में आपलोग को एग्जाम में 4 के आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते क्या है, शहद का निर्माण करती है। ऑप्शन ए रानी मधुमक्खी, ऑप्शन बी नर मधुमक्खी या ड्रोन, ऑप्शन सी कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी जो है शहद का निर्माण करती है। दोस्तों आज इस वीडियो में जितने मैंने 40 क्वेश्चन बताए वो सारे के सारे आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे।
बस आप लोग एक बार लास्ट बार वीडियो देख के पूरा चले जाना और मज़े से एग्ज़ाम में बैठ के अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त करके आना, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो में कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आप लोग को कोई प्रकार की परेशानी हो तो। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।